स्वागत है आपका खबर गर्मा गर्म में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जो कि दुख वाली है। बस हादसे की ये खबर है। 6 लोगों की मौत हो गई है बस से कुचलकर। मुजफ्फरनगर की ये खबर जहां पर रोडवेज बस ने श्रमिकों को कुचल दिया है। 6 लोगों की मौत हुई है और मौके पर ही इनकी मौत हो गई। 2 घायल हुए हैं। पंजाब से पैदल बिहार जा रहे थे ये सभी लोग। नगर कोतवाली के सहारनपुर रोड का ये मसला है जहां पर हादसा हुआ है। तो पैदल ही अपने घर को लौट रहे थे ये सभी। पंजाब से लौट रहे थे, बिहार जाना था इन्हें और रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गए। श्रमिकों का एक पूरा का पूरा दल था जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। 2 घायल बताए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर जब ये पहुंचे थे श्रमिक, पंजाब से बिहार की ओर जा रहे थे और मुजफ्फरनगर पहुंचे थे और वहीं पर रोडवेज बस ने इन्हें कुचल दिया है। 6 लोगों की मौत हो गई है। एक दर्दनाक हादसा मुजफ्फरनगर में हुआ है जहां पर 6 श्रमिकों की जो कि किसी तरीके से पैदल चलते हुए मुश्किलों का सामना करते हुए अपने घर के रास्ते में थे, बिहार लौट रहे थे। पंजाब में ये काम करते थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से जब काम वहां पर मिलना बंद हो गया, 1 महीने के इंतजार के बाद इन्होंने फैसला किया कि घर को चल लेते हैं और रास्ते में देखिए किस तरीके से दर्दनाक हादसे का शिकार 6 लोग हो गए। 2 की हालत इस वक्त कैसी है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन 2 लोग घायल हुए हैं इस हादसे में। उधर हरदोई में पत्थरबाजों ने पुलिस पर हमला कर दिया है। लॉकडाउन तोड़ने से मना करने पर ये लोग भड़क उठे। पत्थरबाजों ने पुलिस चौकी पर हमला किया और चौकी इंचार्ज समेत कई सिपाही घायल हुए। मल्लावा के राघोपुर चौकी का ये मामला है। 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इन लोगों को पुलिस समझा रही थी आखिर लॉकडाउन का पालन क्यों जरूरी है, लेकिन लोग गुस्से में आ गए और पुलिस टीम पर ही इन्होंने हमला कर दिया। बाकायदा थाने पर हमला किया है गुस्साए लोगों ने और कई लोग घायल हुए हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं इस हमले में। यहाँ 2 कोरोना मरीज यहाँ आसपास के एरिया में मिले थे जहाँ इनको हॉटस्पॉट एरिया घोषित किया गया था। 2 दिन से यहाँ सैनिटाइजेशन एवं हेल्थ वर्कर्स के द्वारा स्क्रीनिंग इत्यादि का कार्य किया जा रहा है जिसमें पुलिस की ड्यूटी तैनात थी। कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो बिना कारण बाहर घूम रहे थे, उनको जब रोका टोका गया तो उन्होंने पुलिस से उलझने की कोशिश की और जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने हमला किया। मटिया गांव में अभी एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया था, इस कारण उसको सील किया गया था। वहाँ पुलिस टीम पर अराजक तत्वों ने हमला किया है, तो उसकी जानकारी मिलने पर मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ और जिनका जो घायल हुए हैं हमारे वहाँ के चौकी इंचार्ज मोइन खान, उनको इलाज के लिए भेजा गया है। बाकी जो भी उचित कार्रवाई है वो की जा रही है। कासगंज से भी कुछ ऐसी खबर, यहां पर भी कोरोना योद्धाओं से बदसलूकी की खबर है। कासगंज हॉटस्पॉट इलाका है और यहीं पर पुलिस से बदसलूकी की गई। महिला पुलिसकर्मी और होमगार्ड से गाली गलौज की खबर है। एक नामजद समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो महिला पुलिसकर्मी और होमगार्ड के जवानों के साथ बदसलूकी की है उस इलाके के लोगों ने, जिस इलाके को सील किया गया है। हॉटस्पॉट ये इलाका, लेकिन यहाँ पर जब पुलिस टीम मौजूद थी नियमों का पालन कराने के लिए, तो कासगंज के इस इलाके के लोगों ने पुलिस से बदसलूकी शुरू कर दी। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिसमें एक नामजद भी है। इधर प्रतापगढ़ में बेखौफ दबंगों की करतूत सामने आई है। आरोप है कि गाड़ी से धूल उड़ने से नाराज दबंग ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपों के मुताबिक बाइक सवार दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। बाद में से एक की मौत हो गई, 3 को अस्पताल ले जाया गया है। मामला 2 समुदायों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसके लिए मौत के बाद से ही गांव में काफी तनाव की स्थिति है। सैकड़ों ग्रामीणों ने कई घंटे तक गांव में हंगामा किया और आरोपियों के 2 बाइक में तोड़फोड़ भी की है। तनाव को देखते हुए कई थानों की फोर्स गांव में मौजूद है। बताया जा रहा है कि मैजिक चलाने को लेकर आमने सामने विवाद हो गया और विवाद बढ़ गया और उसमें शाहरुख नाम के एक लड़के ने गोली चला दी जिसमें इनकी मृत्यु हो गई है। इसमें कंटिन्यूसली रेड्स कर जा रही हैं और शाहरुख को हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। ये बताया जा रहा है कि 2 और लड़के थे 2 अलग अलग मोटरसाइकिलों से, उनके बारे में भी तस्दीक की जा रही है। इसके अलावा मौके पर शांति व्यवस्था कायम। कितने लोगों को गोली लगने से घायल हुए? इसमें अभी 3 लोग और घायल हैं, उनको कोई क्रिटिकल इंजरी नहीं है। रोहित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रोहित, पूरी तरह से बताएं कि हुआ क्या था। ये तो पुलिस ने बता दिया, लेकिन अभी शाहरुख क्या पकड़ा गया
और जिस 3 लोगों को जो गोली लगी है, जो इस वक्त घायल हैं, उनके बारे में बताएं। जी, मेनका प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो लॉकडाउन में प्रतापगढ़ में अपराध जो है बड़े तेजी से बढ़े हैं और लोग इस समय घर में हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रतापगढ़ के बदमाश हैं वो पूरी तरीके से बेखौफ हो चुके हैं। मामला कल बीती शाम का है और मैजिक गाड़ी का जो है धूल उड़ जाता है, जिससे जो प्रतापगढ़ के दबंग हैं वो बेखौफ हो जाते हैं और मैजिक चालक से जो है विवाद करने लगते हैं और विवाद इतना बढ़ जाता है, दबंग इतने नाराज हो जाते हैं धूल उड़ने से कि उसकी मैजिक चालक की जो है गोली मारकर जो है हत्या कर दी जाती है। बीच बचाव करने जब ग्रामीण पहुंचते हैं तो दबंगों द्वारा जो है ताबड़तोड़ जो है फायरिंग की जाती है, जिसमें गोली लगने से 3 लोग घायल हो जाते हैं। हालांकि पुलिस जैसे सूचना पाती है भारी पुलिस बल के साथ मौके पे पहुंचती है, लेकिन मेनका 4 लोग इस गोलीकांड में जो है घायल हुए हैं। 1 लोगों की मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये 2 समुदायों के बीच का मामला था, तो गांव में भारी तनाव हो गया और पीएसी और पुलिस बल जो है वहां पे मौके पे जो है तैनात की गई। इस वक्त तनाव कंट्रोल में है? जी, अगर हम बात करें तो आरोपियों के घर पे जो है सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जो है पहुंच गए थे, जिसके चलते पुलिस का हाथ पांव जो है फूलाया था। और वहीं अगर बात करें तो पीएसी तैनात की गई। ग्रामीणों को रात भर जो है समझाया गया। ग्रामीणों ने जो है आरोपियों को घर पहुंच के उनके बाइकों में जो है तोड़-फोड़ किया। तो कहीं ना कहीं रोहित, तो पुलिस की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। अगली खबर मुरादाबाद के थाना मैनाठेर इलाके की, जहां पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 10,000 का शातिर नामी बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, उसका साथी फरार हो गया है। पुलिस टीम और एसओजी उसकी तलाश में जुटी हुई है। घायल बदमाश को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाशों के खिलाफ अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। अभियोगों में ये शामिल रहा है और इस समय वर्तमान में मैनाठेर और मझोला थाने से गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में फरार चल रहा था। इस पे 10,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है। इसका एक साथी इमरान नामक भागने में सफल रहा है। उसके विरुद्ध 16 अभियोग पंजीकृत हैं। लॉकडाउन में फंसे लोगों और आम यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे की ओर से सुकून देने वाली खबर है। स्पेशल ट्रेनों के बाद अब रेल मंत्रालय स्पेशल मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की तैयारी में है। इन दोनों के लिए ही टिकटों की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट से की जा सकेगी। 15 मई से बुकिंग शुरू होगी और 22 मई से ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। पहले से चल रही स्पेशल ट्रेनों और इन ट्रेनों में एक अंतर ये होगा कि इन ट्रेनों के लिए वेटिंग टिकट तो मिलेगा, लेकिन तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट नहीं मिलेगा। वेटिंग टिकटों की संख्या भी तय कर दी गई है। विनीत कुमार हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, एक और राहत की खबर है उन लोगों के लिए जो जगह जगह फंसे हुए हैं और लौटना चाहते हैं अपने घर को। हालांकि थोड़ा महंगा होगा, लेकिन कम से कम उनके सामने विकल्प होगा। जी मेनका, निश्चित तौर पर सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे यह तो निश्चित है कि जो लोग हैं, जो फंसे हुए लोग हैं और जो अपने घर को आना जाना चाहते हैं, उनको राहत दी गई है और उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको मेनका बताना चाहूंगा कि जो वेटिंग टिकट को लेकर के बात चल रही है, वेटिंग टिकट को लेकर के जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत AC फर्स्ट क्लास के तहत जो मैक्सिमम संख्या वेटिंग टिकट की होगी वो 20 होगी। वहीं पर एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए भी 20 होगी, AC2 के लिए 50 होगी, AC3 के लिए 100 होगी, AC चेयर के लिए भी 100 होगी और स्लीपर क्लास के लिए जो स्लीपर ट्रेन चलाने की बात हो रही है उसमें 200 होगी। लेकिन एक बात जो अगर किसी के पास वेटिंग टिकट होता है और अब तो वो कैसे कंफर्म करे कि उसे ट्रेन में बैठने की इजाजत होगी? क्या वो वेटिंग से कंफर्म होगा तभी वो ट्रेन में बैठ सकेगा, या वेटिंग टिकट लेकर भी रेलवे स्टेशन पहुंच सकता है कोई शख्स? जी मेनका, यही बात जो अभी मैं बताने जा रहा हूं कि जो वेटिंग टिकट होगा, अगर कोई व्यक्ति अगर टिकट कैंसिल करता है तो ऐसी स्थिति में उसे वो सीट मिल सकती है। RSC का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। अगर उसकी सीट कंफर्म हो गई तभी वो यात्रा कर सकता है और अगर उसकी सीट कंफर्म नहीं हुई तो उसका पूरा पैसा जो है वो रिफंड हो जाएगा। एक जो बड़ी बात यहाँ तो बड़ी खबर है विनीत और बड़ी राहत वाली खबर है लोगों के लिए। लेकिन एक सवाल लगातार बना हुआ है कि ट्रेनें तो चलने लगी, लेकिन अपने आवास से या फिर जो जहां ठहरा है वहां से रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचे? पिछले दिनों हमने देखा कि गुड़गांव से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पैदल कई लोगों को आना पड़ा।
निश्चित तौर पर इसी को लेकर के भी एक प्रावधान किया गया है। दिल्ली सरकार ने अब एसी बसों को चलाने का भी फैसला लिया है। कैबिनेट की ओर से मंजूरी दी गई थी, उसके बाद से ही यह फैसला लिया गया है और अब यह कहा जा रहा है कि आज से दिल्ली में एसी बसें भी चलेंगी, जो लोगों को रेलवे स्टेशन तक ये छोड़ दिया करेंगी, उनके गंतव्य स्थान तक छोड़ दिया करेंगी। तो एक बड़ी राहत की बात जो है वो लोगों के लिए यहाँ पर आ रही है कि एसी बसों को चलाने का प्रावधान जो है वो किया गया है। तो अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं, ट्रेन है वो पटरी पर लौट रही है, गाड़ियां सड़कों पर, और देखना होगा कि जिंदगी कब रफ्तार पकड़ती है। धन्यवाद विनीत पूरी जानकारी देने के लिए। तो 22 मई से रेल सफर, कई और ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। सीनियर सिटीजन, लेडीज और दिव्यांगों के लिए कोटा रखा जाएगा। इसमें जो स्पेशल ट्रेनें अभी चल रही हैं वो चलती रहेंगी। उनके अलावा कुछ और ट्रेनों के परिचालन को हरी झंडी दी गई है, जिसमें एक्सप्रेस ट्रेनें भी शामिल हैं। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। हालांकि कई शर्तें इसमें भी लागू हैं। 15 मई से बुकिंग शुरू हो जाएगी और 22 मई से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट की व्यवस्था नहीं है। वेटिंग टिकट जरूर मिलेगा, लेकिन वो टिकट जब तक कंफर्म नहीं होगा आप यात्रा नहीं कर सकेंगे। आरएसी की कोई व्यवस्था नहीं है। सीनियर सिटीजन, लेडीज और दिव्यांगों के लिए खास कोटा रखा गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो में कोविड प्रोटोकॉल के तहत मेंटेनेंस का काम होने लगा है। ट्रेन में साफ सफाई शुरू हो गई है। मेट्रो में सोशल दूरी बनाए रखने के लिए मार्किंग की जा रही है। मेट्रो का संचालन कब से शुरू होगा इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब जबकि तैयारी दिख रही है तो माना जा रहा है कि जल्द ही मेट्रो भी दौड़ने लगेगी, दौड़ती नजर आएगी और राहत मिलेगी लोगों को। ये देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो मार्किंग की जा रही है, कुछ ऐसी तस्वीरें हमने स्पेन की मेट्रो ट्रेनों में भी देखी थी और वैसा ही भारत में भी आजमाया जा रहा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जो संबोधित किया, 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जिसकी तस्वीर अब साफ हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि किसे क्या मिलने वाला है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं 10 बड़ी बातें। टैक्स असेसमेंट की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। विवाद से विश्वास स्कीम 31 सितंबर तक बढ़ाई गई है। वहीं मार्च 2021 तक टीडीएस टीसीएस की दरों में 25% की कटौती की गई है। टीडीएस टीसीएस की दरों में कटौती से 50,000 करोड़ का फायदा होगा। वहीं 15,000 से कम सैलरी वालों को सरकार की ओर से राहत मिल रही है, मदद मिल रही है। सैलरी का 24% सरकार पीएफ के तौर पर जमा कराएगी, जबकि बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए की मदद दी जा रही है। कंस्ट्रक्शन कंपनियों को 6 महीने की राहत मिलेगी, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां इस वक्त प्रोजेक्ट में लगी हुई हैं उन्हें 6 महीने का वक्त और दे दिया गया है प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। और जो कुछ अनाउंसमेंट कल निर्मला सीतारमण ने किया, उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि छोटी मझोली इंडस्ट्री के लिए मोदी सरकार के पैकेज का उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी एमएसएमई को सुविधाएं देने की तैयारी चल रही है। आज से यूपी में ऑनलाइन लोन मेला भी लगेगा, जिससे व्यापारियों को फायदा होगा। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक पहले ही कर ली है और इस बैठक के माध्यम से हम लोग कल से लोन मेला प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 36,000 से अधिक एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले, यानी हमारा जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में काम करने वाले जितने भी हमारे उद्यमी हैं, जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए एक लोन मेले की हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ की है और कल 36,000 ऐसे लोगों को, उद्यमियों को हम लोन एक साथ, मेरा अनुमान है कि लगभग 1,600 से लेकर के 2,000 करोड़ रुपए का लोन एक साथ यहाँ पे वितरण होगा। आज की इस घोषणा के साथ ही माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा एमएसएमई सेक्टर को नई ताकत देने के लिए जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, ये वास्तव में भारत की वह ताकत है जिसे प्रधानमंत्री जी ने लोकल को ग्लोबल बनाने की मुहिम को एक नई दिशा देने के सामने उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। और पीएम केयर्स फंड ने कोरोना से लड़ने के लिए 3100 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं वेंटिलेटर की खरीद के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते आज मेरठ में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। जरूरी सामानों की अगर बात करें तो सिर्फ दवा और दूध की दुकानें ही खुलेंगी। इसके अलावा पेट्रोल पंप, बैंक को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। मेरठ में कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। डीएम अनिल ढींगरा ने लोगों से सहयोग की अपील की और कहा कि अगर कोई भी घरों से बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और कोरोना से जारी जंग में डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों को कोरोना योद्धा घोषित किया गया है। योगी सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए पुलिसकर्मियों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा कराए जाने का ऐलान किया। लेकिन पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने वाले होमगार्ड के जवान बीमा का लाभ नहीं मिलने से दुखी हैं। चित्रकूट के डीएम ऑफिस में तैनात होमगार्ड्स ने अपना दर्द साझा किया और कहा कि विभाग की ओर से उन्हें न तो मास्क मिलता है, न ही सैनिटाइजर। ऐसे में ये भगवान भरोसे ही नौकरी कर रहे हैं। इन्हें हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि अगर ड्यूटी करते वक्त कोरोना संक्रमित होते हैं, उनके परिवार वालों को कुछ होता है तो फिर ये इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सर अब ये तो भगवान के ऊपर है, कैसे सुरक्षित है ये तो अब हम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन अपने से जो बन जाता है वही व्यवस्था कर लेते हैं। अपने से ही सैनिटाइजर वगैरह घर से लगा के आते हैं। तो हमें ना मास्क मिला और ना ही हमारे कहने का मतलब सैनिटाइज है, और 15-20 किलोमीटर से आते हैं, स्वयं के साधन से आते हैं। यही सोचते रहते हैं घर में कि माने कि हमको अगर हो जाएगा तो घर वालों को सबको हो जाए। कोरोना महामारी के चलते एटा जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। डीएम ने आदेश जारी किया कि जनपद में तैनात कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी दूसरे जिले से अप डाउन करते पाया गया तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। एहतियातन जनपद को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। डीएम ने लोगों को चेतावनी दी है कि अगर वो जिले की सीमा में कदम रखते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आपको बता दें, एटा जनपद में फिलहाल एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। पहले जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हरदोई जिले में पंजाब के लुधियाना से 7वीं विशेष श्रमिक ट्रेन पहुंची। इस ट्रेन से लगभग 1,500 लोगों को लाया गया। सभी कामगार लॉकडाउन के कारण लुधियाना में फंसे थे। इन मजदूरों से टिकट का पैसा नहीं लिया गया। इतना ही नहीं, रेलवे की ओर से इन्हें रास्ते में खाना और पानी भी का इंतजाम किया गया। स्टेशन पर उतरने के बाद सभी कामगारों और उनके परिवार की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद इन्हें 70 बसों के जरिए उनके तहसील और जिले में बने क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया। सकुशल घर वापसी के बाद इन कामगारों ने सरकार को धन्यवाद अदा किया। और कल रात सहारनपुर में हरियाणा यूपी बॉर्डर पर जाम लग गया। बिहार के कामगारों ने बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसपी देहात ने कामगारों को समझाया और शेल्टर होम में उन्हें भिजवाया गया। ये कामगार घर वापसी की सुविधा नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे थे। तो हंगामा देखने को मिला है कल। अलीगढ़ के हमदर्द नगर डी ब्लॉक में टेंपो सवार दबंगों ने डॉक्टर पर हथियारों से फायरिंग करते हुए जमकर पथराव किया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से दबंग न सिर्फ पत्थर फेंक रहे हैं, बल्कि एक युवक को हाथ में कट्टा लिए एक युवक सामने से दौड़ता आता दिख रहा है। ये देखिए जरा, रुक रुक कर फायरिंग भी कर रहा है ये शख्स। बार बार ये युवक आगे बढ़ता जाता है और गोली चलाता जाता है। बताया ये जा रहा है कि तेज रफ्तार टेम्पो और एक्टिवा सवार डॉक्टर की टक्कर हो गई थी, जिसके बाद ये दबंग युवक इतना नाराज हो उठा कि इसने डॉक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी। डॉक्टर घायल हो चुके हैं। कई बार इसने फायरिंग भी की है और पूरा जो ये वाकया है, अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की सख्ती की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, लेकिन जो तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सबसे अलग है। मेरठ के हॉटस्पॉट इलाके में पुलिस ने अनोखे अंदाज में बुजुर्ग दंपति की 50वीं सालगिरह मनाई। पुलिस की ये पहल देख परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं था। पुलिस की गाड़ी से निकलने वाले सायरन की आवाज सुनकर बड़े बड़े अपराधियों के होश उड़ जाते हैं। आम लोग भी डर जाते हैं कि पता नहीं क्या बात है, पुलिस क्यों आई है। लेकिन यहाँ पुलिस की गाड़ियाँ खुशियों की सौगात लेकर आई है। मेरठ की ब्रह्मपुरी पुलिस गुब्बारों से सजी कई गाड़ियां लेकर शारदा रोड स्थित एक हॉटस्पॉट इलाके में पहुंची।
पूरा काफिला एक घर के आगे जाकर रुका। जब एसएचओ ने डोरबेल बजाया तो बुजुर्ग दंपति बाहर आए। फिर क्या था, एसएचओ ने अपने साथी दरोगा से गाड़ी में रखा एक बड़ा सा गत्ते का डिब्बा मंगाया और जब उस डिब्बे को खोला गया तो उस डिब्बे में केक था। ये देख बुजुर्ग दंपति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए भी ये सरप्राइज था। इनका कहना है कि पुलिस ने उनकी इस शादी की सालगिरह को यादगार बना दिया। जब पुलिस अच्छा काम करेगी, संवेदनशीलता दिखाएगी तो तारीफ होगी ही। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। क्या क्या लेके आई पुलिस आपके लिए? केक लेके आई है, अब गुब्बारे की गाड़ी लेके आई है, खुशियाँ लेके आई है सबसे ज्यादा। बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, पहले कभी आपने देखा है पुलिस को ऐसा? नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा जैसा आज हुआ है। ये तो हमें नहीं पता कैसे लगा पुलिस को, मगर ये खुशी हुई कि आज पुलिस जो है वाकई में पुलिसिया काम करा है, जिसे मानवता कहते हैं। कौन सी एनिवर्सरी आपकी शादी की है? 50 साल हो गए। एसएचओ सुभाष अत्री को कहीं से पता चला कि लॉकडाउन के चलते बुजुर्ग दंपति अपनी शादी की 50वीं सालगिरह नहीं मना पा रहे हैं। फिर क्या था, पुलिस ने फैसला किया कि वो उनका मन नहीं टूटने देंगे। फिर इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी की गई। रंग बिरंगे गुब्बारों से पुलिस की गाड़ी को सजाया गया। गाड़ी में रंग बिरंगे गुब्बारे रखे गए। पुलिस कर्मियों ने गुब्बारे फैलाए और फैंटम को गुब्बारों से सजाया गया। केक रखा गया और पुलिस का काफिला निकल पड़ा बुजुर्ग दंपति को सरप्राइज देने। लॉकडाउन के दौरान आपने कई अनोखी शादियां भी देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको महाराष्ट्र के बीड़ शहर के एक ऐसे दंपति से मिलवाएंगे जिन्होंने एसपी कार्यालय में शादी की और रस्मों को पूरा किया। पुलिस को साक्षी मानते हुए दूल्हा दुल्हन ने वरमाला एक दूसरे को पहनाई और एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना जीवन साथी चुना। इस जोड़े ने कोरोना वॉरियर्स को एक सम्मान देते हुए और उन्हें साक्षी मानकर शादी की। इस शादी में दोनों पक्षों से महज 4 लोग शामिल थे। एसपी के सामने प्रेमी जोड़े ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। तो इस तरह का भी सम्मान पुलिस वालों को शायद ही कभी मिला हो। कोरोना वॉरियर्स को भगवान का दर्जा इन प्रेमी जोड़ों ने और इन दूल्हा दुल्हन ने दिया है। फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।